प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था तथा इससे जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज देखी थी। आज हम यूनियन ऑफ सेट्स को वेन डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको सीखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स इन वेन डायग्राम। जैसे हम कहें कि हमारे पास A है 1, 2, 3 and 4 एंड B है 2, 5, 7, 9 या 1। अब यदि हमें इसका यूनियन लेना है तो हमने देखा था कि ये यूनियन B लिखा कैसे जाएगा। इसके सारे एलिमेंट्स आप लिख लीजिए 1, 2, 3, 4। अब जिन एलिमेंट्स को हम यहाँ लिख चुके हैं अगर वो इसमें विद्यमान हैं तो उसको हम छोड़ करके जितने यहाँ विद्यमान हैं उनको भी लिख लें। तो एक चूंकि यहाँ आ चुका है इसलिए 1 को हम यहाँ नहीं कंसीडर करेंगे, 2 आ चुका है 2 को कंसीडर नहीं करेंगे, 3 आ चुका है तो हम 3 यहाँ है भी नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे 5 है, 7 है एंड 9। ये हमारा यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब यदि हम कहीं से वेन डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करें तो हम एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। इसमें हमने A लिया, आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3 एंड 4 ये A हो गया हमारा। ये पूरा पोर्शन हमारा A है, यह सर्किल। और इस सर्किल में आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3 एंड 4 विद्यमान है। नेक्स्ट हमारा जो B है ये हमारा B हो जाएगा। इस B में विद्यमान है 1, 2 ऑलरेडी 1, 2, 5, 7, 9, 5, 7, 9। अब जब इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो यूनियन में वे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो A में हो या B में हो। A वाले भी आएंगे और B वाले भी सभी आ जाएंगे। तो निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं ये यूनियन B का सेट क्या है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 सारे के सारे समाहित हो गए। तो हमारा अगर यूनियन लिखना होगा तो ये वाला जो सेट मैं शेडेड लाइन से लिख रहा हूँ, ये शेडेड रीजन वाला जो सेट है यही हमारा यूनियन ऑफ सेट हो जाएगा। तो जो शेडेड रीजन होगा यही हमारा A यूनियन B होगा। तो इस ढंग से हम यूनियन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी वेन डायग्राम में। नेक्स्ट हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। हम यही ले लें, उदाहरण यही लगते हैं और इसमें हम यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। कोई दो सेट हों, उनका अगर हमें इंटरसेक्शन लेना हो तो हम करते क्या हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, A&D एंड। इंटरसेक्शन के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो रिवर्स U है। यूनियन के लिए ऊपर की ओर हम U लेते थे, इंटरसेक्शन के लिए रिवर्स U। तो अगर हम कहें A इंटरसेक्शन B तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है A एंड B, अर्थात
elements which are present in A and B both. अर्थात वे अवयव जो ए तथा बी दोनों में हो, अर्थात दोनों में कॉमन हो, वही ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करेंगे। अर्थात यहां अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आएगा? ए दोनों में कॉमन है कि नहीं है? 1 1 तो 1 यहां आ जाएगा। 2 दोनों में कॉमन है, हाँ कॉमन है, दोनों में कॉमन, निश्चित तौर पे 2 भी आ जाएगा। क्या 3 दोनों में कॉमन है या 4 दोनों में कॉमन है? 5 7 9 क्या दोनों में है? नहीं है। इसका मतलब जो हमारा इंटरसेक्शन होगा वह ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 1 and 2। ये हमारा इंटरसेक्शन। अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें या लैंग्वेज में लिखना चाहें कि कैसे दिखेगा, तो हम कहेंगे कि X belongs in A intersection B। A इंटरसेक्शन B में वही एलिमेंट आएंगे, वही X आएगा जो A में भी हो और B में भी हो। अर्थात X A इंटरसेक्शन B में बिलोंग तभी करेगा जब when X belongs in A and, ध्यान रखिएगा, and X belongs in B। X belongs in A यूनियन B हम देख चुके हैं, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। यूनियन में क्या होता है और इंटरसेक्शन में क्या होता है। यूनियन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि यदि X बिलोंग A यूनियन B तो हम कहेंगे कि X बिलोंग्स इन A और X बिलोंग्स इन B। अर्थात X A यूनियन B में प्रेजेंट हो जाएगा यदि वह A में हो या B में हो, किंतु X बिलोंग्स इन A इंटरसेक्शन B तभी होगा जब वह X A में भी हो और B में भी हो। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इसमें हम अगर हम इसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें, यदि हम इसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कौन सा एरिया होगा ए इंटरसेक्शन बी का? हमने अभी दिखाया था कि इस एग्जाम्पल में 1 2 3 4 यह ए था एंड 5 7 9 ये बी था। अब ए इंटरसेक्शन बी आया क्या? ए इंटरसेक्शन बी इज 1 and 2। अर्थात वह पोर्शन जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन वाला पोर्शन कौन सा है? ये वाला है, जिसमें कौन बिलोंग कर रहा है? 1 और 2 बिलोंग कर रहा है। अर्थात यही जो पोर्शन होगा वह हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा, यही हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब इंटरसेक्शन से जुड़ी हुई कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसे हम देखें कि इंटरसेक्शन किन किन प्रॉपर्टीज का पालन करता है। तो सबसे पहला है कि ये कम्यूटेटिव रूल का पालन करते हैं। ये कम्यूटेटिव रूल फॉलो करते हैं। जैसे हम कहें A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू
बी इंटरसेक्शन ए। यूनियन के केस में मैंने इस चीज को प्रूफ किया था, आप यहां इस केस में प्रूफ कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी हम उदाहरण से प्रूफ कर दे रहे हैं। जैसे हमने अभी लिया था कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी हमने लिया था 1 2 5 7 9। यदि हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो क्या आएगा? जो ए और बी दोनों में कॉमन हो तो कितना आ जाएगा? 1 2। और बी इंटरसेक्शन ए जब निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा? 1 2। तो हम देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। आपकी बुक में इनके प्रूफ्स नहीं दिए गए हैं। अगर प्रूफ नहीं दिया गया है तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से कैसे इसको वास्तव में प्रूफ किया जाता है मैंने एक करके दिखाया था यूनियन के केस में कम्यूटेटिवनेस का। तो यहाँ पे आप उसकी जगह पे हम उदाहरण के द्वारा प्रूफ कर दिया है हमने। आप चाहेंगे तो उस चीज को अलग से हमसे कंसीडर या डिमांड कर सकते हैं, दे दें। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव की, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये एसोसिएटिव रूल है, साहचर्य नियम है। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी का पहले इंटरसेक्शन ले लिया जाए और जो आ जाए उसमें हम सी का इंटरसेक्शन लें तो वही आंसर आएगा। जो बी और सी का पहले हम इंटरसेक्शन लें फिर उसमें ए का इंटरसेक्शन लें, जो रिजल्ट देगा ये दोनों रिजल्ट सेम होंगे। नेक्स्ट, यदि हम किसी सेट का इंटरसेक्शन फाई के साथ लें, फाई भी आप जानते हैं कि एक सेट है जिसे नल सेट कहा जाता है, अर्थात इसमें एक भी अवयव नहीं है। तो जब ए और फाई का इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो निश्चित तौर पे इसका आंसर फाई आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट ही तो आएंगे इंटरसेक्शन में, और जब इसमें कोई अवयव ही नहीं है तो इन दोनों में कॉमन अवयव क्या होगा? कोई अवयव नहीं होगा। और कोई अवयव नहीं होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से यह चीज क्या हो जाएगी? फाई लिखी जाएगी। इसी ढंग से अगर हम कर लें कि ए का इंटरसेक्शन हम यूनिवर्सल सेट से ले लें, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा यूनियन नहीं है बल्कि यूनिवर्सल सेट। अगर हम ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से ले लें तो आप जानते हैं कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट्स यूनिवर्सल सेट। अगर वह सबसेट है तो निश्चित तौर पे पूरा का पूरा ए यू में कंटेन्ड होगा, पूरा का पूरा ए यू में कंटेन्ड होगा, या पूरा का पूरा ए यू में कंटेन्ड होगा तो निश्चित तौर पे ए के सारे अवयव यू में भी विद्यमान होंगे। तो दोनों का जो कॉमन एलिमेंट होगा वो होगा क्या? दैट विल बी ए। जैसे हम कहें, इसका एक उदाहरण आप देख लें, हमारे पास यूनिवर्सल सेट के रूप में हम रियल नंबर ले लें और सेट हमारा जो ए हो वो जेड ले लें, जेड माने इंटीजर ले लें, या इसको हम नेचुरल नंबर ले लें, चलिए और छोटा कर दे रहे हैं। और यदि हम कहें कि फाइंड ए इंटरसेक्शन यू, तो वास्तव में हम प्राप्त क्या करना चाह रहे हैं? n इंटरसेक्शन r। अब n इंटरसेक्शन r में हम विभिन्न संख्याओं को लेंगे जो नेचुरल नंबर में भी हो और रियल नंबर में भी हो। हम जानते हैं कि रियल नंबर में नेचुरल नंबर समाहित हैं, तो इस सेट में कौन आ जाएगा? नेचुरल नंबर ही आएगा, क्योंकि रियल नंबर की अन्य संख्याएं तो नेचुरल नंबर में है नहीं। इस वजह से जो नेचुरल नंबर है इन दोनों के इंटरसेक्शन की वैल्यू वही नेचुरल नंबर आ जाएगा।
एक लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वह है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे हम कहें कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, यह वैसा ही नियम है जैसा हम अंकगणित में पढ़ते आए हैं, 2 गुणे 3 धन 5। यहाँ पे भी यह डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लागू होता था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो हम यहाँ पे इस चीज को कर सकते हैं। अगर ऐसा हमने किया तो क्या होगा, जरा सा देखिए। इस चीज को अगर हम करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, ऐसा ही करते थे कुछ। हम यहाँ वही चीज देखते हैं, सॉरी यहाँ पे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन और ये यूनियन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो यह जो प्रॉपर्टी आती है वह आती है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। सेम यही है जो यहां आपने देखा, मल्टीप्लिकेशन 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, यहां पे A का इंटरसेक्शन B के साथ, 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ, A का मल्टीप्लिकेशन C के साथ। वही चीज यहाँ पे हुआ, A का इंटरसेक्शन C के साथ। अब दोनों के बीच में यहाँ पे प्लस लगा था तो हमने प्लस लगा दिया, यहाँ पे चूंकि यूनियन लगा था तो हम यहाँ पे यूनियन लगा दें। तो डिस्ट्रीब्यूटिव है यह जो है इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या यूनियन भी इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूटिव है? तो ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे देखे होंगे, यदि हम कहें कि 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो क्या ऐसा होता है? 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 5, चूंकि ऐसा नहीं है, अर्थात एडिशन मल्टीप्लिकेशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव पर, सॉरी मल्टीप्लिकेशन एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव है। सेम वही चीज यहाँ पे है कि इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेकिन यूनियन इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज में सवाल वगैरह दिए होंगे उसको हम लोग करेंगे। अब इससे जुड़े हुए यदि हम एक अन्य कंसेप्ट को देखें तो वह है डिफरेंस का। एक कंसेप्ट है डिफरेंस का, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, जैसे हम कहें कि एक सेट A हो और दूसरा सेट B हो, तो A माइनस B इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ A एंड B। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? A यदि ये x बिलोंग A माइनस B, इसका मतलब क्या होता है? x बिलोंग्स इन A बट x डज नॉट बिलोंग्स इन B।
a माइनस बी का मतलब है कि वह अवयव a में तो होना चाहिए किंतु b में नहीं होना चाहिए। जैसे हम यहीं पे एक उदाहरण लिए हुए थे अभी 1, 2, 3 एंड 4, और b को लिया था हमने 1, 2, 5, 7, 9। अब यदि आपसे पूछा जाए कि a माइनस बी बताइए, a माइनस बी, a माइनस बी में कौन आएंगे? जो a में हो किंतु b में ना हो। यही तो कह रहा है कि x बिलोंग्स इन a माइनस बी, अर्थात जो x में हो किंतु b में ना हो। तो a में कौन कौन है जो b में नहीं है? 1 को हम चेक करें, 1 a में तो है लेकिन b में भी है, तो इसको हम नहीं लेंगे। 2 a में है, b में भी है, इसको भी नहीं लेंगे। 3 पर देखें, 3 a में है लेकिन क्या b में है? नहीं है, तो निश्चित तौर पर वह a माइनस बी में आ जाएगा। ऐसे ही हम 4 को ले लें। अगर हम 4 को लेंगे तो ये किस में आ जाएगा? आ जाएगा, क्योंकि b में नहीं है, a में है, तो ये 4 हो गया। तो a माइनस बी हमारा क्या आया? 3 एंड 4। लेकिन यदि हम b माइनस a लें तो क्या होगा, जरा सा देखें। क्या दोनों बराबर होते हैं? वही मैं प्रूफ दिखाना चाह रहा हूं आप। यदि हम कहें कि x बिलोंग्स इन b माइनस a, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स इन b बट x डज नॉट बिलोंग्स इन a। अब जरा सा देखें कि a माइनस बी है तो b माइनस ए होगा क्या? क्या b माइनस ए में 1 और 2 आएंगे? b माइनस ए में 1, 2 आएंगे? निश्चित तौर पे नहीं आएंगे, क्योंकि b में भी है और a में भी है। हमको चाहिए कि b में तो हो लेकिन a में ना हो, तो 1 और 2 समाहित नहीं होंगे। 5 क्या होगा? निश्चित तौर पे हम 5 को लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि 5 b में है लेकिन a में नहीं है, तो ये 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से 7 हम लेंगे, 9 लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 5 भी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगी? ये b माइनस है। हम यहाँ देख रहे हैं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल b माइनस ए, अर्थात जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स है, वह कम्यूटेटिव नहीं है। यानी a में से b घटा दें या b में से a घटा दें, डिफरेंस ले लें, तो वह कम्यूटेटिव नहीं होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, a माइनस बी का मतलब यह नहीं है कि a में से कुछ घटा दें। a माइनस बी का मतलब यह डिफिनीशन है कि वे अवयव जो a में तो हों लेकिन b में ना हो, और b माइनस ए का मतलब वह होता है जो b में हो किंतु a में ना हो। तो a माइनस बी केवल एक सिंबल्स है, सामान्य भाषा के निगेशन से हमारा यहाँ कुछ लेना देना नहीं। अगर हम इसी चीज को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें, डिफरेंस को, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अभी हमने एक वेन डायग्राम बनाया था, फिर हम उसको लेते हैं। यदि हम कहें कि ये हमारा a है और ये हमारा 1, 2, 3, 4 और ये 5, 7, 9, यह a हो गया और यह b हो गया। अब a माइनस बी कौन सा रीजन होगा? तो आप देख रहे हैं यह जो रीजन है, यह एक ऐसा रीजन है जो केवल a में है, b में नहीं है। ये b में है, निश्चित तौर पे b की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री से बाहर, यह a का वह पोर्शन है जो b की बाउंड्री से बाहर है। तो इसी को हम कहेंगे a माइनस बी। और जो यहाँ पे है b, यह कौन सा रीजन है? हम इधर वाले को अगर ले लें, इधर वाले को, इतनी दूर को, तो यह जो पोर्शन है
यह हमारा है b माइनस ए। आप देख रहे हैं a माइनस बी में कौन कौन समाहित है, 3 और 4। b माइनस ए में कौन समाहित था, 5, 7, 9। वही चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस चीज को हम वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, हम देखते हैं एक है सिमेट्रिक डिफरेंस का। एक हम लेते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। आपकी बुक में एनसीईआरटी में शायद इस चीज को डिस्कस नहीं किया है, लेकिन जब हम डिफरेंस पढ़ लिए तो सिमेट्रिक डिफरेंस भी पढ़ा जा सकता है। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है a प्लस बी से, a प्लस बी, और जो प्लस साइन रहेगा उसको सर्किल के अंदर हम कवर कर देते हैं। अब इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो हम पाएंगे कि ये है क्या वास्तव में। यह है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। यह होगा a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। यह इसकी डिफिनीशन है सिमेट्रिक डिफरेंस। अर्थात हम करें क्या, किन्हीं दो सेट्स का अगर सिमेट्रिक डिफरेंस हमको निकालना है तो हमको करना क्या होगा, सबसे पहले हम a माइनस बी निकालें, a का डिफरेंस निकालें b के साथ, और फिर b का डिफरेंस निकालें a के साथ। जो दो सेट मिलेंगे a माइनस बी और b माइनस ए, उनका यूनियन ले लें, तो जो सेट मिलेगा वही सेट कहलाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस b। तो हमारा जो उदाहरण हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, उस उदाहरण को अगर हम कंसीडर करें तो देखें कि क्या हमारा आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं, यदि हम a को ले लिए 1, 2, 3, 4 एंड b को हमने ले लिया 1, 2, 5, 7, 9। जब हम a माइनस बी निकालेंगे तो मैंने दिखाया था अभी ये 3, 4 आ रहा है, और b माइनस ए को जब हम निकालेंगे तो आ रहा था 5, 7 एंड 9। अब यदि हम इन दोनों का यूनियन ले लें, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तो क्या आएगा, जो इसमें भी हो या इसमें हो सबको हमें लेना है। तो या होने का मतलब इसमें हमने 3 और 4 को ले लिया। अब यहाँ पे 3, 5, 5, 7, 9 है, तो 5, 7 एंड 9 ले लिया। तो यूनियन में इसके और इसके यूनियन में ये सेट आ जाएगा। तो यह जो आया यही हमारा क्या है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी कहलाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। अगर हम इसे वेन डायग्राम पे देखना चाहें तो थोड़ा सा हम यहाँ पे वेन डायग्राम अब की बार बड़ा बनाते हैं जिससे चीजें स्पष्ट हों। अगर हम यहाँ पे ए ले लें, ये हमारा बी ले लें, यहाँ पे हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4, यहाँ पे हमारा 5 है, 7 है, 9। तो ये ए है और ये बी है। अगर हमसे कहा जाए कि आप सिमेट्रिक डिफरेंस को सेट करें, तो सिमेट्रिक डिफरेंस में आपने देखा था 3, 4, 5, 7, 9 आए थे। या हम ऐसे कह सकते हैं जो ए में हो बी में ना हो, तो ए में हो बी में ना हो तो निश्चित तौर पे यह वाला रीजन है, जो ए में हो बी में ना हो। और बी माइनस ए वाला रीजन कौन सा है, वह है जो बी में हो लेकिन ए में ना हो, ये वाला रीजन है। तो
तो यही जो दोनों आए, अगर इनको हम यूनियन ले लें, ये कहलाएंगे एसिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। वास्तव में हो क्या रहा है कि यदि हम ए यूनियन बी ले लें और इसमें से ए इंटरसेक्शन बी को घटा दें, तो जो बचेगा वही होगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। वेन डायग्राम से आप देख रहे हैं, इसमें क्या क्लियर हो रहा है? अगर हम ए यूनियन बी ले लेंगे तो क्या होगा? ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 7 9 सब आ जाएंगे। और चूंकि सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या आ रहा है, 1 2 नहीं आना है, और 1 2 है क्या? ए इंटरसेक्शन बी में 1 2 आया था। पूरे यूनियन से यदि हम इंटरसेक्शन को घटा दें तो जो रिजल्ट आता है वही सिमेट्रिक डिफरेंस आता है। इस रिजल्ट को आप उदाहरणों के माध्यम से प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि ए है, बी है, यदि हम इसका ए यूनियन बी लें तो क्या होगा? ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 7 9, और ए इंटरसेक्शन बी लें तो क्या आएगा? 1 and 2। अब हम कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में से हम ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी को घटा दें, अर्थात जो ए में तो हो, ए यूनियन बी में हो, किंतु ए इंटरसेक्शन बी में ना हो। तो कौन कौन से हैं? ए बी 1 2 1 2 दोनों में है, तो इन दोनों में कौन नहीं है? 3 4 5 7 9, यही आ जाएगा 3 4 5 7 and 9। और यही चीज यहाँ पे आया हुआ था। 3 4 5 7 9 है क्या? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी है, तो यही चीज यहाँ पे आ जाएगी। ये जो वैल्यू आएगी ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी हो। तो इस ढंग से हम प्रूव कर सकते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस की एक डेफिनेशन तो ये आ गई, और दूसरे ढंग से भी आप सिमेट्रिक डिफरेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है? ए और यूनियन बी का यूनियन ले लीजिए और फिर उसका डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी के साथ ले लीजिए, तो जो आएगा वही आपका सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। एक लास्ट जो टॉपिक है वो कॉम्प्लीमेंट का है। अब हम कॉम्प्लीमेंट जरा सा देख लें क्या है। कॉम्प्लीमेंट को कैसे हम डिफाइन करते हैं? जैसे हमने मान लिया कि एक यूनिवर्सल सेट और एक कोई सेट ए है। अगर हम कहें कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसे ए डैश या ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं और लिखा जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ए का पूरक, तो पूरक कब होगा? किसके साथ पूरक? यूनिवर्सल सेट के साथ। हमेशा जो पूरक निकाला जाता है यूनिवर्सल सेट के साथ निकाला जाता है। तो यहां पे जो आएगा कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये हमेशा u माइनस ए होता है। अर्थात जो यूनिवर्सल सेट में तो हो लेकिन ए में ना हो। अब यूनिवर्सल सेट का वह भाग जो ए में ना हो वो कौन सा भाग है? वो ये वाला भाग होगा जिसको मैं सेट कर रहा हूं। ये जो शेडेड रीजन है यही हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ u माइनस ए, और यही होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अगर हमने कहा कि हमारा एक यूनिवर्सल सेट हम ले लें, यूनिवर्सल सेट 1 2 3
4 5 6 7 8 एंड 9 और एक सेट हम ले लें A 1 5 7। कहें कि A का कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो A के कॉम्प्लीमेंट में वे सारे एलिमेंट्स यूनियन के आ जाएंगे जो A में ना हो, अर्थात A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, A का कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 4 6 8 एंड 9। एक चीज यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब कॉम्प्लीमेंट होता है तो कॉम्प्लीमेंट की कुछ विशेषताएं होती हैं। यदि दो कॉम्प्लीमेंट हमने ले लिया, एक सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लें, दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमेशा फाई आएगा। ए और उसके कॉम्प्लीमेंट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। आप देख सकते हैं 1 5 7 2 3 4 6 8 9, क्या दोनों में कुछ कॉमन है? कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो इसे हम कहेंगे कि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो फाई होगा। और यदि यूनियन ले लें, ए यूनियन ए डैश ले लें, तो क्या मिल जाएगा, इसको और इसको जोड़ लें, यूनियन कर लें। जब यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, पूरा का पूरा सेट आ जाता है, अर्थात ये यूनिवर्सल सेट आ जाता है। तो ये दो रिजल्ट हैं आपके कॉम्प्लीमेंट से जुड़े हुए। अन्य और भी कई ऑपरेशन इससे जुड़े हुए हैं। आपकी बुक्स में चीज़ें अगर दी गई होंगी तो देखा जाएगा एक्सरसाइज वगैरह में, अगर नहीं दी गई होंगी तो एक मैं लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस दे दूंगा सेट थियरी से जुड़े हुए, आप उसको करिएगा। जहाँ पे आपको समस्या होगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेट थियरी से जुड़े हुए जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उसको करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।